फिल्म की शुरुआत होती है एक एकदम केओटिक और हॉट मैस सीन से, जहां हमारी मुलाकात होती है रॉन वुडरूफ से। रॉन एक बेबाक और मुंहफट काउबॉय और इलेक्ट्रीशियन है जो एक बैकरूम में दो औरतों के साथ मजे कर रहा होता है। रॉन अपने ही दिमाग में खुद को किसी बहुत बड़े बिग शॉट से कम नहीं समझता था और हमेशा अपनी लाइफ को एज पर जीता था। उस एस्केपेड के बाद रॉन सीधा रूडियो वापस पहुंच जाता है, जहां वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है और अपने दोस्तों को उस दिन के इवेंट्स पर एक भारी भरकम शर्त लगाने के लिए उकसा रहा होता है। उसे अपनी जीत का इतना पक्का भरोसा था कि उसने $1000 की शर्त लगा दी, एक ऐसी रकम जो बाद में उसी के गले की हड्डी बनने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसका घोड़ा और राइडर मुंह के बल गिरे, रॉन बुरी तरह फंस गया। अब शर्त हारने के बाद पैसे चुकाने से बचने के लिए वो वहां से पागलों की तरह भागा और गुस्से से भरे हुए काउबॉय उसका पीछा कर रहे थे। तभी भागते भागते रॉन ने दिमाग लगाया और अपने एक पुलिस दोस्त को देखा। एक जीनियस चाल चलते हुए उसने अपने दोस्त से भीख मांगी कि वो उसे झूठा अरेस्ट कर ले ताकि वो बच जाए। जब उसके दोस्त ने मना कर दिया तो रॉन ने उसे सच में मारने की कोशिश की, जिससे मजबूर होकर उस पुलिस वाले को उसे सच में अरेस्ट करना पड़ा। मगर जेल भेजने के बजाय उस अच्छे पुलिस वाले ने उसे घर छोड़ दिया। जैसे ही रॉन अपने घर में घुसा, वो वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया और सीधा आधी रात को उसकी आंख खुली। अगली सुबह रॉन वापस काम पर था। उसकी हालत खराब थी, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी पर था। तभी वहां एक पल के लिए उसकी इंसानियत दिखी, जब उसने अपने एक साथी वर्कर को पावर लाइन में फंसते देखा और चिल्लाकर फोरमैन को मेडिक बुलाने के लिए कहा। इस रफ-टफ आदमी के अंदर कहीं न कहीं एक इंसान जिंदा था, लेकिन उसकी किस्मत खराब से और भी बदतर होने वाली थी। एक खराब ट्रांसफार्मर को ठीक करते समय उसे बिजली का एक जबरदस्त झटका लगा, जिसने उसे जमीन पर गिरा दिया। जब उसे होश आया तो रॉन अस्पताल के बिस्तर पर था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दो डॉक्टर्स, डॉक्टर सेवार्ड और डॉक्टर ईव, उसके सामने खड़े थे। उनके सवाल किसी जोरदार मुक्के की तरह सीधे उसके मुंह पर लगे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो होमोसेक्सुअल है या कोई ड्रग यूजर है। ये सुनकर रॉन भड़क गया और उसने गुस्से में जवाब दिया कि वो एक असली मर्द है और इन सब चीजों में नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टर्स एकदम सीरियस थे। उन्होंने उसे बताया कि वो HIV पॉजिटिव है और उन्होंने कई बार टेस्ट किया है। उन्होंने उसे उसकी मौत का फरमान सुना दिया। उसके पास जीने के लिए सिर्फ 30 दिन बचे थे। रॉन ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा और अंधे गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर निकल गया, पूरी तरह से डिनायल में। डॉक्टर से अपना डेथ वारंट मिलने के बाद भी रॉन वही करने वापस चला गया जो उसे सबसे अच्छे से आता था। वो ऐसे पार्टी करने लगा जैसे कल है ही नहीं, शराब पीता रहा और जुआ खेलता रहा। लेकिन इस दिखावे के नीचे वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कोशिश की कि इस बीमारी को एक भद्दा मजाक समझकर टाल दे। अपने दोस्त टीजे को भी बताया कि वो HIV पॉजिटिव है। टीजे ने भी इसे हंसी में उड़ा दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रॉन अंदर से किस दौर से गुजर रहा है। लेकिन तभी रॉन की नजर एक कैलेंडर पर पड़ी और उसे वहां नंबर 30 लिखा हुआ दिखाई दिया। वो नंबर उसे किसी ईंट की तरह चुभा। उसे याद दिलाने लगा कि उसकी मौत करीब है और वो एकदम से डिप्रेशन में चला गया। जवाब पाने की तड़प में रॉन ने अपनी पार्टी और शराब छोड़कर वो काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था, रिसर्च। वो लाइब्रेरी गया, एक ऐसी जगह जो उसके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसी थी, और वहां उसने HIV पर मिली हर किताब पढ़ डाली। जितना वो पढ़ता गया उसे उतना ही एहसास होता गया कि डॉक्टर की बात कोई मजाक नहीं थी। उसे पता चला कि HIV सिर्फ गे पुरुषों या ड्रग एडिक्ट्स को नहीं होता, बल्कि असुरक्षित सेक्स से भी फैल सकता है, और ये बात उसे बहुत जोर से लगी। उसे वो सारे पल याद आने लगे जब उसने बिना किसी परवाह के वेश्याओं के साथ संबंध बनाए थे और डर की एक ठंडी लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि ये एक रशियन रूलेट का खेल था और वो हार चुका था। लेकिन तभी अपनी रिसर्च में उसे उम्मीद की एक किरण दिखी, एक दवा जिसका नाम था AZT। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के एक कॉन्फ्रेंस रूम में डॉक्टर सेवार्ड और डॉक्टर ईव का फार्मास्यूटिकल कंपनी FNX इंडस्ट्रीज के साथ आमना सामना हो रहा था। कंपनी के लोग बहुत चालाक थे। वो AZT की तारीफों के पुल बांध रहे थे जैसे वो कोई जादुई दवा हो, और बता रहे थे कि टेक्सास में क्लिनिकल ट्रायल के लिए FDA ने इसे मंजूरी दे दी है। लेकिन डॉक्टर ईव उनकी बातों में आने वाली नहीं थी। वो अपने उसूलों की पक्की थीं। वो जानती थीं कि AZT एक बहुत ही पावरफुल कैंसर ड्रग है जिसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं, और उन्हें उस कंपनी पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया कि ये दवा किसी स्नेक ऑयल जैसी है और वो अपने मरीजों पर इसका एक्सपेरिमेंट नहीं होने देंगी। उधर लाइब्रेरी से जानकारी मिलने के बाद रॉन अब एक मिशन पर था। वो अपनी जान बचाने की उम्मीद में सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। उसने डॉक्टर ईव को ढूंढा और गुस्से और हताशा में उनसे AZT की मांग की। उसने कहा कि वो मर रहा है और जीने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन डॉक्टर ईव अपने उसूलों पर अड़ी रहीं। उन्होंने उसे बताया कि AZT एक डबल ब्लाइंड प्लेसिबो ट्रायल का हिस्सा है और वो उसे ये दवा नहीं दे सकती।
रॉन एक टूटे हुए आदमी की तरह हॉस्पिटल से निकला, लेकिन उसकी इसी हताशा ने उसके इरादों को और मजबूत कर दिया कि चाहे जो हो जाए वो ये दवा पाकर रहेगा। डॉक्टर ईव से रिजेक्शन मिलने के बाद रॉन अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस चला गया, ये साबित करने की कोशिश में कि वो अब भी वही असली मर्द है। वो अपने पसंदीदा बार में गया, चेहरे पर वही पुरानी अकड़ लिए, लेकिन वहां उसे हकीकत का एक कड़वा घूंट पीना पड़ा। जैसे ही उसके दोस्तों ने उसे देखा, सन्नाटा छा गया। खबर उन तक पहुंच चुकी थी और पल भर में रॉन सबके लिए अछूत हो गया। उन्होंने उसे ग्रुप से बाहर कर दिया, गालियां दी और उसे वहां से धक्के मारकर भगाने लगे। रॉन गुस्से और डिनायल में भीड़ को धक्का देते हुए वहां से बाहर निकल गया। हकीकत से भागने के लिए वो एक गे नाइट क्लब में गया, एक ऐसी जगह जहां वो पहले कभी कदम भी नहीं रखता। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसकी डेस्परेशन ने उसे एक रास्ता दिखाया। उसने वहां हॉस्पिटल के एक सफाई कर्मचारी को देखा जिसे वो पहचानता था। मजबूरी में रॉन उस आदमी के पास गया और उसे एक डील ऑफर की, कैश के बदले में AZT। उस सफाई कर्मचारी ने भी पैसे कमाने का मौका देखा और मान गया। अब रोज वो आदमी हॉस्पिटल के कचरे से रॉन के लिए AZT चुराकर लाने लगा। रॉन उन गोलियों को टॉफी की तरह खा रहा था, लेकिन उसकी हालत सुधर नहीं रही थी क्योंकि वो साथ में शराब और ड्रग्स भी ले रहा था। उसकी डायग्नोसिस के 28वें दिन वो सफाई कर्मचारी खाली हाथ आया। हॉस्पिटल वालों को शक हो गया था और उन्होंने दवाइयां लॉक कर दी थीं। उस आदमी ने रॉन को बस मैक्सिको के एक डॉक्टर का नाम और पता दिया जो ये दवा बेचता था। गुस्से में रॉन ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब दे गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, इतना कमजोर कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। जब रॉन की आंख खुली तो वो वापस हॉस्पिटल में था, दर्द से तड़प रहा था। डॉक्टर सेवॉर्ड उसके सामने गुस्से में खड़े थे। उन्हें पता था कि रॉन AZT ले रहा था और वो जानना चाहते थे कि उसे ये कहां से मिली। रॉन ने उन्हें इग्नोर किया क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। हॉस्पिटल में रहने के दौरान रॉन की मुलाकात रेयॉन से हुई, जो एक ट्रांसजेंडर महिला थी और वो भी HIV पेशेंट थी। रॉन को उसे देखकर तुरंत घिन आई और उसने उसे खूब बुरा भला कहा, लेकिन रेयॉन एक बहुत ही जिद्दी और मस्तमौला इंसान थी। उसने रॉन की बकवास को दिल पे नहीं लिया। वो खुद एक ट्रायल पेशेंट थी, लेकिन वो अपनी गोलियां रॉन को नहीं दे सकती थी। जैसे ही रॉन डिस्चार्ज हुआ, वो अपने किराए के घर गया, लेकिन वहां उसे एक और झटका लगा। मकान मालिक ने उसे बाहर लॉक कर दिया था और पड़ोसी उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई अजीब जानवर हो। ये उसके सब्र की आखिरी सीमा थी। गुस्से की आग में जलते हुए रॉन ने अपनी शॉटगन उठाई, दरवाजा तोड़ दिया और अपना सामान ले लिया। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था और वो लड़ते हुए ही जाना चाहता था। वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर वहां से निकल गया, टूटे हुए सपनों और बिखरे हुए घर को पीछे छोड़कर। वो अब एक मिशन पर था, उस दवाई को पाने के लिए जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। अगली सुबह अपनी बीमारी का बोझ लिए रॉन काम पर पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे दुत्कार दिया गया। उसके पुराने साथी, जिनके साथ वो शराब पीता था, उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। वो उसे एक अछूत की तरह देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और नफरत थी। यह रॉन के लिए दिल तोड़ने वाला पल था। उसे समझ आ गया कि उसकी पुरानी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। वो वहां से चला गया। उसका दिमाग सुन्न था और जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपनी कार चलाकर एक सुनसान जगह पर गया, आत्महत्या करने के इरादे से। वो कार से निकला और चिल्लाया। वो सब कुछ खत्म करने को तैयार था, लेकिन तभी उसे एक बात समझ आई। वो ऐसा आदमी नहीं है जो बिना लड़े हार मान ले। उसने अपनी कार मोड़ी। उसकी आंखों में अब एक नई आग थी। उसने फैसला किया कि वो मैक्सिको जाएगा और उस अंडरग्राउंड डॉक्टर को ढूंढेगा जिसके बारे में सफाई कर्मचारी ने बताया था। जब वो आखिरकार उस टूटे फूटे क्लिनिक में पहुंचा तो उसकी मुलाकात डॉक्टर वास से हुई, जो डॉक्टर से ज्यादा किसी फकीर जैसे लगते थे। डॉक्टर वास एक बागी थे जो अपने नियमों से चलते थे। उन्होंने रॉन को वो AZT नहीं दी जिसकी वो मांग कर रहा था। इसके बजाय उन्होंने उसे बताया कि वो दवा जहर है जो वायरस से भी ज्यादा तेजी से लोगों को मार रही है। उन्होंने रॉन को विटामिन DDC नाम की एक दवा और प्योर प्रोटीन के रेजिमेन पर रखा। 3 महीने तक रॉन उस क्लिनिक में रहा और उसकी हालत में जादुई सुधार हुआ। वो एक नया आदमी लग रहा था। खुद पर असर होते देख रॉन के दिमाग में एक धांसू आइडिया आया। वो एक स्मगलर बनेगा। वो मैक्सिको से दवाइयां लाएगा और अमेरिका में बेचेगा। दिक्कत बस ये थी कि वो दवाइयां FDA से अप्रूव्ड नहीं थीं। तो रॉन ने दिमाग लगाया। उसने एक पादरी प्रीस्ट का भेष बनाया। एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में गोलियों से भरा सूटकेस लिए वो बड़े आराम से कस्टम से निकल गया। उसने एजेंट से झूठ बोला कि ये दवाइयां उसके खुद के कैंसर के लिए हैं और किसी तरह वो उसकी कहानी मान गए। रॉन ने अपनी कार की डिक्की से दवाइयां बेचना शुरू किया। एक दिन उसकी मुलाकात फिर से रेयॉन से हुई। रेयॉन ने बताया कि उसकी दवाइयां लेने के बाद वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है और फिर उन्होंने एक डील की। रेयॉन अपनी पूरी कम्युनिटी को लाएगी और वो मिलकर बिजनेस करेंगे।
उन्होंने इसका नाम रखा डैलस बायर्स क्लब। $400 में लोग मेंबर बन सकते थे और उन्हें जितनी दवा चाहिए मुफ्त मिल सकती थी। कानूनी पेच से बचने के लिए क्लब बहुत हिट हुआ और मेंबरशिप जंगल की आग की तरह बढ़ने लगी। रॉन अब भी अपनी आदतों से लाचार था, लेकिन उसे जिंदगी का एक मकसद मिल गया था। धीरे धीरे रॉन की रेयॉन से दोस्ती होने लगी। डिमांड पूरी करने के लिए रॉन अलग अलग देशों में ट्रैवल करने लगा। वो जापान गया, लेकिन वहां के डॉक्टर ने उसे बेचने से मना कर दिया। रॉन ने हार नहीं मानी। उसने एक लालची डॉक्टर को रिश्वत देकर काम निकाल लिया। वो भेष बदलकर दुनिया भर से दवाइयां लाने लगा। उसकी सर्विस की चर्चा हर जगह होने लगी और जल्द ही वो मरीज जो हॉस्पिटल के ट्रायल से तंग आ चुके थे, वो सब क्लब की तरफ भागने लगे। एक रात क्लब में काम करते हुए रॉन ने एक औरत को देखा जो उसे अच्छी लगी। उसने अपने स्टाफ से पूछा कि क्या उसे भी HIV है, और जब उन्होंने हाँ कहा तो उसने अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा किया। ये उस आदमी का एक नाजुक पल था जो उस दुनिया में कनेक्शन ढूंढ रहा था जिसने उसे ठुकरा दिया था। लेकिन जल्द ही मुसीबत आने वाली थी। डॉक्टर ईव गुस्से में क्लब पहुंची क्योंकि उनके मरीज उनके ट्रायल्स छोड़कर रॉन की इलीगल दवाइयां ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि रॉन लोगों की जान से खेल रहा है, लेकिन रॉन ने शांति से उन्हें समझाया कि उसकी दवाइयां काम कर रही हैं और उसके किसी भी मेंबर को वो साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे जो AZT ट्रायल वाले मरीजों को हो रहे हैं। दोनों में तीखी बहस हुई क्योंकि दोनों को लग रहा था कि वो ही सही हैं। ये बहस तब खत्म हुई जब FDA को डैलस बायर्स क्लब की भनक लग गई। वो पुलिस के साथ छापा मारने आए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। रॉन जो दवाइयां बेच रहा था वो कंट्रोल्ड सब्सटेंस की लिस्ट में नहीं थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन FDA इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने रातों रात नियम बदल दिए और रॉन की सारी दवाइयों को बैन लिस्ट में डाल दिया। फिर उन्होंने दोबारा रेड मारी और सब कुछ जब्त कर लिया। ये रॉन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो पूरी तरह कंगाल हो गया। अपने दोस्त को मुसीबत में देख रेयॉन अपने अमीर और कंजर्वेटिव पिता के पास गई और उनसे पैसे मांगे। उसने कहा कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी है जिसने उसे जिंदगी का मकसद दिया है। यहाँ रेयॉन के पिता को पहली बार उसकी बीमारी का सच पता चला और उनका रिएक्शन बहुत ही क्रूर था। फिर भी उन्होंने पैसे दे दिए। रेयॉन वो पैसे लेकर रॉन के पास भागी। जब रॉन ने पूछा कि पैसे कहां से आए तो उसने झूठ बोल दिया कि उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी। पैसे हाथ में आते ही रॉन ने नया प्लान बनाया। नए नियमों के मुताबिक वो दवाइयां सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिल सकती थीं। वो सीधा डॉक्टर ईव के पास गया और भीख मांगी, लेकिन डॉक्टर ईव अपनी लाइसेंस रिस्क पर नहीं डाल सकती थी। रॉन ने हार नहीं मानी और मौका पाकर उनके ऑफिस से एक प्रिस्क्रिप्शन पैड चुरा लिया। वो फिर मैक्सिको गया और दवाइयां लेकर वापस डलास आया, लेकिन तभी उसकी दुनिया उजड़ गई। उसे पता चला कि रेयॉन हॉस्पिटल में है। रॉन पागलों की तरह हॉस्पिटल भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रेयॉन मर चुकी थी। ये रॉन के लिए एक गहरा सदमा था। दुख और गुस्से में वो डॉक्टर से वार्ड पर चिल्लाने लगा। उसने हॉस्पिटल पर आरोप लगाया कि उनके जहरीले AZT ट्रायल ने उसके बेस्ट फ्रेंड को मार डाला। हालांकि डॉक्टर ईव ने बताया कि रेयॉन की मौत ड्रग्स के साइड इफेक्ट से नहीं, बल्कि उसकी अपनी आदतों और कॉम्प्लिकेशन से हुई है। ये सच रॉन को बहुत भारी पड़ा। उसे एहसास हुआ कि वो इतने दिनों से डिनायल में जी रहा था। अपने गुस्से को सही दिशा देने के लिए रॉन FDA के एक ड्रग लॉन्च इवेंट में घुस गया। उसने स्टेज पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया और सबके सामने FDA पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। FDA ने उस पर मुकदमे की धमकी दी। उधर डॉक्टर ईव को रॉन के साथ जुड़ने की वजह से रिजाइन करना पड़ा। रॉन, जिसके अंदर अब भी एक ज़मीर था, डॉक्टर ईव से माफी मांगने गया। डॉक्टर ईव ने उसकी माफी कबूल कर ली क्योंकि वो समझती थी कि दोनों ही लोगों की जान बचाना चाहते हैं। आखिरकार FDA ने रॉन पर केस कर दिया। रॉन और उसका वकील कोर्ट गए और एक असली अंडरडॉग की तरह रॉन ने दलील दी कि एक मरते हुए इंसान को यह हक होना चाहिए कि वो अपनी जान बचाने के लिए कौन सी दवा ले। जज ने रॉन की बात में सच्चाई देखी। उसने FDA को फटकार लगाई और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज ने रॉन को अपने पर्सनल यूज के लिए दवाइयां लाने की इजाजत दे दी, हालांकि वो उन्हें बेच नहीं सकता था। तकनीकी तौर पर रॉन केस नहीं जीता, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। जब वो कोर्ट से बाहर निकला तो क्लब के लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। वो उनके लिए हीरो था जिसने FDA से जंग लड़ी और जीता। रॉन वापस अपनी काउबॉय वाली जिंदगी जीने लगा और 30 दिन नहीं, बल्कि पूरे 7 साल और जिंदा रहा। 1992 में उसकी मौत हुई, एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने अपनी और दूसरों की जिंदगी के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, और अंत में जीत उसी की हुई।